जय हिंद साथियों, वेलकम टू करंट आइकॉन चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे विशाखा वर्सेज राजस्थान गवर्नमेंट स्टेट। जैसा कि आपने कई बार विशाखा गाइडलाइन के बारे में सुना होगा, तो आज हम जानेंगे ऐसा क्या कारण था कि सुप्रीम कोर्ट को एक गाइडलाइन से शुरुआत करनी पड़ी तथा उसके 17 साल बाद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ भी लाना पड़ा। तो हम देखेंगे कैसे इस केस में एक विशाखा सूडो नाम करके घूमता रहा और इसके पीछे क्या है और इसका कारण क्या है। तो जैसा देखेंगे 2017 में एक आर्टिकल आता है, भावरी देवी द रेप द लेड टू इंडियन सेक्सुअल हरासमेंट। तो जानेंगे भावरी देवी कौन। भावरी देवी ये एक सेक्सुअल हरासमेंट की गई महिला है जिसको आज तक इंसाफ नहीं मिला तथा वह इंसाफ के लिए इधर उधर जा रही हैं। उन्हें इंसाफ तो नहीं मिला पर देश की बाकी महिलाओं को एक कानून, एक गाइडलाइन ज़रूर मिल गया। तो हम आइए जानते हैं कि भावरी देवी कौन थी और वो क्या करती थी। तो जानते हैं भावरी देवी के बारे में कुछ। भावरी देवी एक राजस्थान की लोअर कास्ट की महिला थी जो एक सोशल वर्कर थी। कुछ एनजीओ के साथ मिल के वो राजस्थान में चाइल्ड मैरिज को रोकती। उन्हें पता चला कि एक अपर कास्ट गुज्जर फैमिली में चाइल्ड मैरिज हो रही थी। उसे वहाँ जाकर उन्होंने रोकने का प्रयास किया तथा उन्होंने रिपोर्ट किया। उसके बदले में 22 सितंबर 1992 में उनके खेत में काम करने के दौरान उन्हीं के सहकर्मचारियों द्वारा उनको रेप किया जाता है। फिर वह एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती हैं, पर पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखने से मना कर देता। पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं कि एक लोअर कास्ट की महिला के साथ और अपर कास्ट के पुरुष ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं लिखी जाती। पर कुछ एनजीओ के शामिल होने से ये केस ट्रायल कोर्ट तक पहुंचता है। ट्रायल कोर्ट ने उन 5 आरोपियों को छोड़ दिया। कुछ ये कारण देकर उन्होंने कहा कि वो सब रिश्तेदार थे और रिश्ते में सब चाचा भतीजे रखते थे, रिश्ते में वो सब ऐसा काम नहीं करेंगे। और दूसरा कि एक अपर कास्ट के पुरुष लोअर कास्ट की महिला के साथ रेप नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी छूत अभी भी विद्यमान है। भावरी देवी को तो इंसाफ नहीं मिला, पर कुछ एक एनजीओ जिसका नाम विशाखा था, उसने सुप्रीम कोर्ट में भावरी देवी के बिहाफ पे जाके केस फाइल किया। उसने कहा कि भावरी देवी जैसी और भी महिलाएं हैं जिनको सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसने विशाखा एनजीओ ने मांग की कि कुछ गाइडलाइन या लॉ लाया जाए जिससे वुमन को वर्क प्लेस पे सुरक्षा मिल सके। तो सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस एक्टिव वायलेंस द राइट ऑफ द इक्वल प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कहा गया कि अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार 14 हमें समानता का अधिकार दिया गया है, उसका हनन होता है। और अगर उसके साथ लिंग भेदभाव होता है जो आर्टिकल 15 का हनन करता है, आर्टिकल 91G तथा आर्टिकल 21 का हनन करता है। तो आर्टिकल 92 में जैसा संविधान कहता है कि किसी भी पुरुष या किसी भी महिला को कोई भी कॉमर्स या ट्रेड करने का अधिकार है, अगर वह सेक्सुअल हरासमेंट के चलते वह अपने मन पसंदीदा ट्रेड या कॉमर्स को नहीं कर पा रही है, तो उसके आर्टिकल 91G का हनन हो। आर्टिकल 21 जो जीवन जीने का अधिकार हमें देता है, अगर कोई महिला को सेक्सुअल हरासमेंट होता है पब्लिक प्लेस पे या वर्क प्लेस में, वह काम करने नहीं जा पाती तथा उसकी इनकम रुक जाती है, तो वह जीवन जीने में उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो 21 का हनन करता है तथा वो अपने आर्टिकल 14, 15, 91G तथा 21 को एंजॉय नहीं कर पाते तथा कोर्ट से कहा गया कि कुछ ऐसी गाइडलाइन या लॉ लाया जाए जिससे भारत की महिलाएं अपनी
आर्टिकल 14, 15 और 19 1G तथा 21 को एंजॉय कर सके। तब कोर्ट ने कहा कि अगर किसी महिला का मौलिक अधिकार 14 अगर किसी महिला को दिए गए संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार 14, 15, 19 1G और 21 का हनन होता है तो उसे किसी महिला का अगर संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 14, 15, 19 1G और 21 का हनन होता है तो वह महिला का फंडामेंटल राइट का हनन होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट सुनने के बाद उसने कुछ गाइडलाइन जारी किया, जिसे विशाखा गाइडलाइन जारी किया गया। विशाखा गाइडलाइन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एक परिभाषा की ज़रूरत है जो सेक्सुअल हरासमेंट को परिभाषित कर सके। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने वो परिभाषा भी उसने परिभाषित सेक्सुअल हरासमेंट फिजिकल कंटेंट या डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअल कलर रिमार्क, शोइंग पोर्नोग्राफी, अदर अनवेलकम कंडक्ट वेदर टू इट इज ए फिजिकल वेरेबल एज नॉन। अगर किसी महिला को कुछ करने को कहा जाता है, वो उसे नापसंद करती है, तब भी वह सेक्सुअल हरासमेंट में गिना जाएगा तथा कुछ ड्यूटी वहाँ पे उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों को दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का कर्तव्य है कि वो उस महिला के बिहाफ पे जाकर पुलिस स्टेशन में FIR करवाएं तथा जितनी भी कार्रवाई हो उसमें वो सभी भाग लें तथा ड्यूटी एम्प्लॉय इस पर। तथा कहा गया कि कर्मचारियों को समय समय पर सेक्सुअल हरासमेंट की जागरूकता के बारे में प्रोग्राम चलाना चाहिए तथा कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को इन सभी के बारे में सबको बताना चाहिए तथा मेल कर्मचारी को बार बार याद दिलाना चाहिए कि उनकी कुछ लिमिट है जिसे वो महिलाओं के प्रति उसे क्रॉस ना करे, जिससे उन क्रॉस करने पर उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो सकता है। तथा इसके तथा सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट के भी कुछ उत्तरदायित्व, सारे काम वहाँ के कर्मचारियों वहाँ की कंपनी के नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गाइडलाइन लागू करवाने के लिए भारत सरकार को कोई लॉ लाना पड़ेगा जिससे ये विशाखा गाइडलाइन लागू हो सके और इसको सख्ती से लागू किया जा सके तथा इसको तोड़ने वाले तथा इसे ना मानने वालों को कड़ी सज़ा दी जा सके। तो विशाखा गाइडलाइन वेल लेटर रिप्लेस बाय द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट द वर्क प्लेस। तो 2013 में विशाखा गाइडलाइन के बिहाफ पे एक कानून भी लाया गया। जैसा कि कहा जाता है कि अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो हमारे समाज या हमारे घर के लोग किसी भी दूसरी महिला को कहीं बाहर काम करने या कोई जॉब या ट्रेड करने के लिए नहीं भेजना चाहें, क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर किसी देश की 50% संरचना महिलाओं से बनी हुई है और वो किसी देश से घर पर बैठी रहती है तो किसी देश का विकास कैसे हो सकता है। इसलिए देश के विकास के लिए हमें विशाखा गाइडलाइन को लागू कराना होगा तथा भारत सरकार को और कड़े कानून लाना पड़ेगा। कहा जाता है कि ये कानून भारत में लेट से भी आए, बहुत लेट से हैं। अगर ये कानून अब भी लागू हो जाएं तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।